हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे के लिए प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साउथ एशिया पर उनकी खास नजर है। उसके साथ साथ वो देश विदेश के खास तौर पर विदेशी पत्रकारों के साथ उनकी संघों में, उनकी एसोसिएशंस में उनका ताल्लुक है, इसलिए पत्रकारों से कुछ खबरें उन्हें डायरेक्ट भी मिल जाती हैं जो आमतौर पर वो मीडिया में नजर नहीं आती। आज ऐसा ही कुछ बहुत ही अहम होने वाला है जो आप जरूर आखिर तक जरूर देखिएगा। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने स्वीडन स्टॉकहोम में जो हाल ही में कुरान की बेअदबी करने का वाकया हुआ है उसके खिलाफ जाकर के उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान में स्वीडन की किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होगी और जो स्वीडन के लोग हैं वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो ऐसी हालत में क्या कुछ करेंगे, स्वीडन की सरकार क्या करेगी और तालिबान आइंदा किस तरह से बिहेव करेंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। इस पर हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहा है तालिबान ने। इसके अलावा बांग्लादेश में इलेक्शन की तैयारी है, लेकिन तैयारी बहुत ही अजीब किस्म की है। वहां अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और इस किस्म के कुछ और भी लोग वहां जा रहे हैं और इलेक्शन में वहां की कुछ पार्टियों का कहना है कि दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी को फलने फूलने के लिए निगरानी करना जरूरी है। इस किस्म के ये डेलीगेशन जा रहे हैं बांग्लादेश में। आपको मैं याद दिला दूं, हमने आपको कुछ महीने पहले बताया था कि बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत और अमेरिका के बीच में अनबन हो गई है। चीन का मामला है बीच में, अब तो रूस भी वहां पर किसी हद तक इन्वॉल्व हो रहा है। ये क्या कुछ है बांग्लादेश में, इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा श्रीलंका के प्रेसिडेंट दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं और नेपाल में भी ऐसा कुछ हुआ है जिससे आपको पता चलेगा कि भारत वहां सरकार बनाने में, वहां के हालात पर नजर रखने में कितना अमल दखल रखता है। ये बहुत ही अहम प्रोग्राम होता है फ्राइडे को। हर फ्राइडे को सैयद अली मुश्तबा साहब हमारे साथ होते हैं और पड़ोस के मुल्कों के सिलसिले में जो भी अहम खबरें होती हैं उस पर गहराई से चर्चा करते हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप ये बताइए कि तालिबान का क्या रिएक्शन आया है। ये शायद अब तक के मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों की तरफ से आने वाले रिएक्शन में सबसे सख्त रिएक्शन लग रहा है। क्या कुछ कहा है तालिबान ने? जी काजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग आज अफगानिस्तान की तरफ चलते हैं और वहां से थोड़ी दूर और निकल के स्वीडन पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्वीडन से हमारे पास ताज़ा ताज़ा खबरें हैं। मैंने कल खुद इंटरव्यू किया था। वहां पे एक साहब हैं जिनसे मैंने ये पूछा था कि वहां पर हालात क्या हैं। तो पहले अफगानिस्तान चलते हैं। वहां पे तालिबान के स्पोक्समैन हैं, उनका नाम है मुजाहिद, वो जबीहुल्लाह मुजाहिद। अबीउल्लाह मुजाहिद। उनका स्टेटमेंट आया है कि स्वीडन के जितने भी जो है वो एनजीओ वर्कर हैं और मतलब अदर जो जितने लोग हैं सबको वो यहाँ से पैक करा रहे हैं कि अब आप जाइए वापस। और उन्होंने कहा कि स्वीडन से हमारे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि स्वीडन जो है एक इम्पोर्टेंट मुल्क है जो कि मतलब ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे वो काम कर रहा है अफगानिस्तान, और उसके बहुत पूरे अफगानिस्तान में उसके वर्कर्स वगैरह लगे हुए हैं जो मतलब वो ह्यूमन सिचुएशन को, जो ह्यूमन उनको जो हंगर है, पॉवर्टी है और उस सब चीजों पे, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, इन सारी चीजों पे उनके लोग जो हैं वो अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं। तो उनको उन्होंने कह दिया कि अब आप भाग जाइए, और उन्होंने कहा कि हम जो है इस्लाम की बेहुरमती जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जब तक स्वीडन अफगानिस्तान से और पूरे दुनिया के मुसलमानों से माफी नहीं मांग लेता है इस वजह से, तब तक हम स्वीडन से कोई भी राब्ता नहीं करेंगे, कोई भी मतलब वो नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा मतलब कड़ा बयान है जो मतलब उन्होंने दिया है। तो इसी हवाले से मैंने बात किया स्वीडन में। कल हमारे एक बहुत मोहसिन है, उनका नाम है प्रोफेसर इश्तियाक अहमद, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में रहते हैं और काफी बड़े नाम है इंडिया में भी और साउथ एशिया में भी और पाकिस्तान में भी। बहुत सारी किताबें हैं और वो हर वक्त इंडिया में मतलब दिल्ली में रहते हैं और वो रहते हैं, और बहुत ज्यादा उनकी पकड़ है साउथ एशिया पे। तो कल ऐसे ही मतलब एक फ्रेंडली बातें हुई, तो उनसे मैंने यही फोन पे बात की, उनसे मैंने पूछा कि मामला क्या है।
तो जो मामला है वो तो खैर अखबार में आ गया है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो ये है कि स्वीडन में जो है सबसे ज्यादा जो सीरियन वॉर हुआ था अभी, उसमें जो इमिग्रेंट निकले हैं वहां से, वो पूरे यूरोपियन यूनियन में या पूरे यूरोपियन में यूरोप इसमें सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट है वो स्वीडन में ही गए हैं। और वहां पे किस्सा जो ये हो गया है लोकल वर्सेस इमिग्रेंट का। जो इमिग्रेंट हैं वो तरह तरह के लोग हैं, ज्यादातर अरब हैं, सोमाली हैं, इराकी हैं और कई जगहों के लोग हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद ये लोग जो हैं वो अपने अपने धंधों में लग गए हैं, जो कि ज्यादातर नाजायज धंधे हैं। और ये काफी तकलीफ पहुंचा रहे हैं वहां की सरकार को, वहां के गवर्नमेंट को। और वहां पे जो राइट विंग ग्रुप है वो उभर के आ गया है और काफी सक्रिय हो गया है, जो ये कहता है कि अब किसी इमिग्रेंट को आप स्वीडन में नहीं पनाह दें, क्योंकि ये लोग जो हैं ये कुछ ज्यादा ही जो है वहां पे मतलब असर्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। अब ये जो खबर जो आई है, तो ये जो है बंदा जो है ये इराकी है, इराकी नेशनल था। और कयास लगा जा रहा है कि या तो ये कुर्द होगा और या नहीं तो वो ईसाई होगा। और वो 37 साल का है, उसका नाम है सलमान मोमिक मोमिका। मोमिक मोमिका। मोमिका मोमिक। हाँ। तो वो उसकी जो किस्सा है तो वो तो सबको मालूम है कि उसने क्या किया कैसे। अब वहां के स्वीडन के लॉ हैं कुछ, जो कि वो लॉ की वजह से जो है वो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने लॉ में परमिशन लिया और पुलिस से कहा और उसने फिर ये सब काम किया, जो कि मतलब सारी दुनिया को मालूम है कि क्या किया। अब उसके बाद जो है वो वहां की पुलिस जो है फिर से सक्रिय हो गई है और इसने इसके ऊपर जो है केस खोल दिया है। वो वो इसके लिए कि वो जो है इतने ग्रुप में जो है वो भड़काने की कोशिश की है। अब इसके बाद जो है एक और खबर इसी से रिलेटेड है कि कोई अंग्रेज हाफिज कुरान जो है वो एक माइक लेकर करके स्टॉकहोम के गलियों में घूम रहा है और तिलावत कर रहा है माइक के ऊपर। और उसका कहना है कि हम सारी चीजों को सैनिटाइज कर रहे हैं। जो कुरान के बर्न होने से जो मतलब वो हो गया है, तो कुरान की तिलावत से जो है ये पूरा मतलब माहौल जो है वो फिर से खुशगवार हो जाएगा। और वहां पर जो लोग हैं स्वीडन के, वो मतलब चाय की चुस्की ले रहे हैं बाहर जो है, मतलब जो कैफे वगैरह होता है उसमें जो यूरोपियन स्टाइल होता है उसमें जो है लोग बैठे रहते हैं, वो इसको देख रहे हैं। वो आदमी जो है तिलावत करता हुआ निकल रहा है उनके सामने से और सारी गलियों में वो घूम रहा है और एक माइक लिए हुए है, पीछे उसके रक्सक है, उसके अंदर स्पीकर लगा हुआ है और बाकायदा जो है बड़ी तेज आवाज उससे निकल रही है। और जो लोग वहां पे चल रहे हैं, जो लोग वहां बैठे हुए हैं, उसके मजा ले रहे हैं कि ये क्या कर रहा है ये आदमी। तो ये हालात अभी वहां स्वीडन के हैं। और जो मेन जो चीज है वो यही कि ये जो मसला आया था, ये इमिग्रेंट वर्सेस लोकल का जो क्लैश है। और इमिग्रेंट जो है वो बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटी में मतलब इन्वॉल्व है और उनकी हमेशा गवर्नमेंट से जो है वो इख्तलाफ होते रहते हैं। तो यही खबर है इसमें। और अफगानिस्तान का ये है कि अफगानिस्तान ने बहुत कड़ा रिएक्शन इस पर दिया है। ये बहुत ही अहम है क्योंकि अफगानिस्तान अभी तक इस हालत में है कि दुनिया के किसी मुल्क ने उनको सरकार को रिकॉग्निशन नहीं दिया है। और ऐसी हालत में जो भी विदेशों से कोई सपोर्ट या मदद मिलती हो, ये उनके लिए एक तरह से जान बचाने के छोटे छोटे से विंडोज हैं, उसको भी वो बंद कर रहे हैं। कुरान की बेहुरमती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक बहरहाल बड़ा फैसला है तालिबान सरकार की तरफ से। अब मैं चलता हूं बांग्लादेश के इलेक्शन पर। वहां क्या कुछ है, ये ईयू और अमेरिका और अब रूस ये क्या कर रहे हैं? यानी हमारे पड़ोसी मुल्क है और बहरहाल अगर कहीं कोई राय मशवरा कहीं कोई चीज हो भी तो शायद पड़ोसी मुल्कों का इन्वॉल्वमेंट तो समझ में आता है कि भारत या चीन या कोई और, लेकिन ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का क्या मामला है? देखिए, पहले तो आप खबर की तरफ चले। खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन का एक डेलीगेशन जो है वो 9 तारीख को बांग्लादेश में आ चुका है और वो 15 दिन के विजिट में है। वो करीब 22 जुलाई को वो वापस जाएगा। और उसका काम यही है कि वो जितने भी स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं और भी जो प्रोमिनेंट लोग हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन सबको मिल करके उनसे मतलब वो राय मशवरा कर रहा है और इलेक्शन के सिलसिले में बात कर रहा है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर होने चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर ये समझ लिए कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, इन दोनों के दिमाग में ये बैठ चुका है
कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो 2014 के इलेक्शन हुए वो भारत के पैसे से लड़े गए हैं, 2018 का इलेक्शन हुआ है वो चाइना के पैसे से लड़ा गया है, और जो जनता है, वहां की जो आवाम है, उसकी नुमाइंदगी जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर रही है। वो ईवीएम सरकार है, रिग करके इलेक्शन जो है वहां से उसने सरकार बना ली है, और जनता का कोई व्यू नहीं। तो ये उनके दिमाग में बैठ गया। दूसरी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो उसका काफी इकोनॉमिक स्टेक है बांग्लादेश में, और बहुत ज्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट है, खासकर टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री में। और जो अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ये कि अमेरिका जो है, इसमें एक और पेज है कि अमेरिका जो है वो ये समझ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो चाइना के कैंप में जा रहा है, और वो ये नहीं होना चाहता है, वो ये होने देना नहीं चाहता है। तो इसलिए वो शेख हसीना वाजिद के वो अब तो खुल के ही आ गया, वो नहीं चाहता है कि शेख हसीना वाजिद वहां बरसर इख्तिदार है। तो अभी एक डेलीगेशन अमेरिका से आया हुआ है, वो दिल्ली में है अभी, और वो दिल्ली से दौरा खत्म करके वो ह्यूमन राइट्स और क्या क्या है, उनके अंडर सेक्रेटरी जो है वो आए हैं, उनकी जो लीडर है वो एक उजरा जिया। उजरा जिया, जी जी, वो उजरा जिया जो है वो जा रही हैं बांग्लादेश, और वहां पे वो भी वही काम करेंगी जो यूरोपियन यूनियन के जो लोग आए हैं उनके साथ। और वो जो है सारे लोगों से मिलेंगी, बात करेंगी और ये करेंगी, और वो ये देखना चाहेंगी कि कैसे यहाँ फेयर इलेक्शन हो। और जो अपोजिशन पार्टी है बीएनपी, वो हमेशा से ये कह रही है कि अमेरिका के डेलीगेशन से भी और यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन से ये लोग जो है केयर टेकर सरकार बनाए, क्योंकि अगर हसीना वाजिद की सरकार होगी तो फिर फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है, और केयर टेकर सरकार के अंदर जो है वो इलेक्शन करवाए। अब इसमें एक और बहुत बड़ा इसमें एक और चीज आ गई, वो पहले मैं बता दूं कि इसमें यूएसएसआर का सपोर्ट आ गया है शेख हसीना के पास, और वहां से स्टेटमेंट आया है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को इंटरनल अफेयर में किसी भी कंट्री के मुदाखलत करने की क्या जरूरत है, और वो इंटरनल अफेयर, इलेक्शन तो इंटरनल अफेयर होता है, बाहर के लोग क्यों वहां पर वो करते हैं। अब इसमें एक चीज और बहुत क्या कहते हैं दिलचस्प आ गई है कि शेख हसीना वाजिद ने अपने घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उसमें कहा उन्होंने कि जो बीएनपी है, खालिदा जिया, उसने जो है एक खुफिया संधि कर ली है अमेरिका से, जिसमें यहाँ पर सेंट मार्टिन एक आइलैंड है, कोरल रीफ आइलैंड है, जो कि कॉक्स बाजार के बिल्कुल लगा हुआ है, उसका सौदा हो गया। और अमेरिका का ये कहना है कि बीएनपी को वो लेके आ जाएंगे यहाँ, और ये जो आइलैंड है ये अमेरिका को दे दिया जाएगा उनके बेस के लिए। और अमेरिका को अभी बेस की बहुत जबरदस्त तलाश है, और या तो ये श्रीलंका दे सकता है या नहीं तो बांग्लादेश दे सकता है, जो कि इंडियन ओशन में के सामने है। तो अब श्रीलंका में हबन टोटा में तो चाइना बैठा हुआ है, अब इंडिया तो कोई बेस देगा नहीं, वो तो दूसरे लेवल की कंट्री है। अब बांग्लादेश पे वो प्रेशर डाल रहे हैं। अब वहां पे हसीना वाजिद ने उनको बीएनपी को या खालिदा जिया को चुप करने के लिए उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है कि ये अमेरिका के साथ सौदा कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि एक और एलिगेशन लगाया कि हसीना वो बीएनपी जो है वो इंडिया को गैस बेचना चाह रही है। बांग्लादेशी गैस जो है वो पाइप के थ्रू इंडिया में वेस्ट बंगाल में आएगा। जैसे अभी एक यहाँ से एक पाइप डीजल के लिए जो है वो गया हुआ था, वो मोदी जी ने और शेख हसीना ने किया हुआ था, डीजल जो है वो यहाँ से इंडिया से यहाँ के आसाम के हिस्से होते हुए वो जाएगा, वो हो गया। उसी तरह से बांग्लादेश में बहुत ज्यादा रिजर्व है गैस का, जो कि अनयूटिलाइज्ड है, उनको खुद मालूम नहीं कि इसका हम करें तो क्या करें। और वहां एक डिबेट चल रहा है कि इसको रखे, बंद रखे, और जब काम आएगा तब देंगे हम। लेकिन इंडिया को बहुत ज्यादा गैस की जरूरत है। पहले वो म्यांमार से लेना चाह रहा था, वो कभी हुआ नहीं, वो चाइना लेकर के उसको उड़ा ले गया। अब यहाँ पे जो बांग्लादेशी गैस है वो उनको बहुत बड़ा जखीरा मिला हुआ है, पहले ही साइंटिस्ट वगैरह लोगों ने किया हुआ है। तो इनका ये एलिगेशन है शेख हसीना का कि ये जो है संधि करना चाह रहे हैं इंडिया के साथ कि ये गैस बेचेंगे। तो ये दोनों लोग मिलकर करके जो है, इंडिया को उन्होंने जाहिर नहीं किया था, बीएनपी पे अटैक थी कि ये बीएनपी का कि हुकूमत बनेगी शेख उनका खालिदा जिया का। अब खालिदा जिया के कैंप से जो है स्टेटमेंट आया है इन सारी चीजों पे कि अपोजिशन से कोई अपोजिशन क्या किसी गवर्नमेंट से संधि कर सकता है?
संधि तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है और वहां की रूलिंग गवर्नमेंट के बीच में होगी। तो अमेरिका से अगर संधि होगी तो वो शेख हसीना से होगी, ना कि अपोजिशन से होगी। तो ये सब एलिगेशन बेबुनियाद है, फॉल्स है। और अमेरिका ने भी उसको खंडन किया है। उनके जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनसे जो है वो लेंगे। और वैसे भी बांग्लादेश जो है वो हस्ताक्षर कर चुका है इंडो पैसिफिक कमांड के ऊपर, जो अमेरिका का पैसिफिक कमांड है, तो उस पर वो शेख हसीना हस्ताक्षर कर चुकी हैं। तो अब जो पूरी सिक्योरिटी है बांग्लादेश की वो पैसिफिक कमांड से ही जो है मतलब डिटरमिन होगी। तो ये इलेक्शन से पहले जो जो होते हैं ना एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन, और इनको नीचा करना, उनको हटाना कि इन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया, तो ये बांग्लादेश की अभी ताजा हालात है कि ईयू की डेलीगेशन है जो अभी वही है और वो 22 तारीख को वापस जाएगी। अमेरिका की डेलीगेशन वो आ चुकी है, आज वो पहुंचेगी, 2 दिन वहां रहेगी, फिर जाएगी। और ये जो इलेक्शन के पहले जो मतलब स्टंटबाजी होती है कि ये वो कर देंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो अभी चुनावी माहौल है जी। और दिसंबर जनवरी में लेकिन इस बात, इन सारी बातों से, इल्जाम, जवाबी इल्जाम, इस सब से ये तो तकरीबन जाहिर हो चुका है, क्योंकि अब से पहले अमेरिका की नाराजगी की खबरें आई थी। बाकायदा अमेरिका के खिलाफ वहां की प्राइम मिनिस्टर ने बयानात भी देने शुरू कर दिए थे। भारत के सिलसिले में अगर बीएनपी पर ये एक तरह से इल्जाम लगाया है सिटिंग गवर्नमेंट ने, हालांकि शेख हसीना से मोदी जी के ताल्लुकात, भारत के ताल्लुकात काफी अच्छे माने जाते हैं और हैं, और वहां हमारे जो हाई कमिश्नर हैं वो भी काफी एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा ये तो बात तकरीबन तय है कि वहां की हुकूमत बनाने में, हुकूमत साजी में, इलेक्शन में किसी ना किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका, ईयू या भारत या चीन या ये जितने मुल्क हैं, ये कहीं ना कहीं अपना असर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई सरकार बन जाती है तो वो काम आती है बाद में। ये बात ठीक है कि अपोजिशन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, लेकिन और सिटिंग गवर्नमेंट के साथ होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट बदलने वाली होती है तब सभी तरफ पासे फेंके जाते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी जो है वो अमेरिका जो है वो डेस्परेटली एक बेस चाह रही है बांग्लादेश में, इसमें भी कोई वो नहीं है। हो सकता है कि सेंट मार्टिन जो 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 आइलैंड है, ये इसका किस्सा जो है बहुत पुराना है, ये कोई नया किस्सा नहीं है। अमेरिका इसको बेच दे रही है। ये जब ईस्ट पाकिस्तान था, अयूब खान जब थे वहां पे सरबराह पाकिस्तान में, उस टाइम से वो अमेरिका वहां से बेस बना रही है इस सेंट मार्टिन के ऊपर। ये बिल्कुल ये कोरल रीफ आइलैंड है और इसमें बहुत सारे जो हैं वो स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो कि वहां पर हैं। तो कोई भी एनवायरमेंटलिस्ट और ये नहीं दे सकते हैं। और वो एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां पे हजारों की तादाद में जो है होटल्स हैं, 1 स्टोरी होटल और 2 स्टोरी होटल, और वहां होटल पे लोग जाते हैं, बांग्लादेशी जाते हैं और जाते हैं। वो बांग्लादेश का पार्ट है और वो कॉक्स बाजार से बहुत ही मतलब नजदीक है। अब यहाँ पे इनके साथ एक और आइलैंड की बात हो रही है, क्योंकि अमेरिका जो है उसे बेस चाहिए, वो अपनी नेवी लगाना चाहता है और नेवी लगाने के बाद जो है वो चाइना पे नजर रखना चाहता है। अयूब खान के टाइम में जो ये बात चल रही थी, तो उस टाइम जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में वो अपना बेस बनाना चाहता था। इंडिया के अगेंस्ट में जो है अमेरिका अपना बेस बनाना चाहता उस वक्त। और एक बात आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि देखिए, जब 71 वॉर हुआ था, जब बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था, तो 7th फ्लीट जो है वो अमेरिका की चल पड़ी थी और बांग्लादेश में, या आज के बांग्लादेश में या ईस्ट पाकिस्तान में आके डॉक होने वाली थी ढाका पे, जिसको अमेरिका ने अबॉर्ट कर दिया। हालांकि पाकिस्तान नेटो का हिस्सा था। हाँ, पाकिस्तान जो है वो नेटो का ममालिक था और नेटो का मतलब है कि अमेरिका उसके मुल्क की गारंटी लेती है, मुहाफजत करती है, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया। अगर वही किस्सा अगर आप एक 7th फ्लीट आकर करके ढाका में लग जाती तो बांग्लादेश बनता क्या? वो कहानी बदल जाती। तो अच्छा, वो आप काफी पीछे बैकग्राउंड में चले गए, लेकिन मैं अभी ताजा, आपसे बात हो रही थी अब से पहले बांग्लादेश के बारे में, तो आपने बताया था कि बीएनपी जो सरकार है वो खालिदा जिया, माफ कीजिएगा, बीएनपी जो पार्टी है वो जिसकी लीडर खालिदा जिया हैं, वो काफी कमजोर हो चुकी है। खालिदा जिया बीमार रहने लगी हैं। उनका एक बेटा है जो जानशीन हो सकता है, वो लंदन वगैरह में कहीं रहता है। तो बीएनपी
एक कमजोर होती हुई पार्टी या कमजोर पार्टी, क्या उस पर अमेरिका बेट लगाएगा? क्या अमेरिका उस पर भरोसा करेगा? देखिए, अमेरिका के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जमात इस्लामी के पास तो जा नहीं सकता, वो एक्सट्रीमिस्ट कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग जो बांग्लादेश में जो समीकरण है, पॉलिटिकल समीकरण है, वो अवामी लीग है और खालिदा जिया जो है वो बीएनपी जो पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो है। तो कितनी भी कमजोर हो जाए पार्टी, लेकिन पार्टी तो संगठन है ही है ना, और वही अपोजिशन पार्टी है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस है, तो कांग्रेस बीजेपी के सामने अभी क्या है ये बताइए आप। लेकिन इंडिया के पास विकल्प क्या है? यही 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 समीकरण है वहां पे। मतलब बीजेपी जो है वो अवामी लीग है और कांग्रेस जो है वो बीएनपी है। जी जी जी। अच्छा, मैं अब चलता हूं श्रीलंका की तरफ। भारत और श्रीलंका के बीच एक नजदीकी ताल्लुक है और कभी कभी श्रीलंका का इंक्लिनेशन चीन की तरफ बढ़ जाता है, कभी भारत की तरफ। हमारे पड़ोस के कई मुल्क ऐसे हैं जो चीन और भारत के बीच में खेलते रहते हैं और दोनों एक तरफ दोस्ती बनाएंगे, दूसरी तरफ कहेंगे हम उधर चले जाएंगे। अभी ये श्रीलंका वाला मामला क्या है? जो रनिल विक्रमसिंघे भारत आने वाले हैं, उनके एजेंडे में क्या कुछ है? जी देखिए, रनिल विक्रमसिंघे जो है वो 21 तारीख को दिल्ली पहुंच जाएंगे और उनका एक ऑफिशियल विजिट है, और ये पहला ऑफिशियल विजिट होगा जब से उनको मतलब नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट बनाया गया है। वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है। उनको इकोनॉमिक जो क्राइसिस हुई थी पिछले साल, उसी दौरान में जो राजा पक्षे हैं वो भाग गए थे वहां से। तो वहां पे लोगों ने कहा कि कोई ना कोई तो सरकार बननी ही है। तो रनिल विक्रमसिंघे जो है, जो कि एक बहुत कदावर नेता है, वो पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके थे, प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। वो चंद्रिका कुमार तुंगे के साथ वो मतलब उनका कॉन्टेस्ट था। तो अब वो तो हट गई वहां पे तो 2 ही मतलब साल का वो होता है पार्टी का। तो अब रनिल विक्रमसिंघे जो है वो अभी बरसरे इख्तियार हैं और काफी सीजन पॉलिटिशियन है, जिनके ऊपर श्रीलंका के लोगों का काफी मतलब एतबार है कि ये श्रीलंका को उनके इकोनॉमिक बहरान से, उनके इकोनॉमिक क्राइसिस से वो निकाल के ले जाएंगे। अब यहाँ पर ये है कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय कटवारा, ये अभी गए हुए हैं। इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये गए हुए हैं कोलंबो अभी, और वहां बैठे हुए हैं ये। और क्या क्या वहां पे बातें होंगी दिल्ली में, उसकी वो पूरी मतलब उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं वहां पे। और वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं श्रीलंका के, उनका नाम है अली साबरी, वो भी साथ में आएंगे विक्रमसिंघे के साथ। और एक पूरा उनका डेलीगेशन 6, 7, 10, 12 लोगों का जो है वो आने वाला है, जो अभी नई दिल्ली को 21 तारीख को आएंगे वो। और बड़े बड़े जो मिनिस्टर हैं उनके सारे मतलब वो सब आएंगे यहाँ पे। और उनकी मीटिंग 1 to 1 हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी होगी। और मेन जो एजेंडा है उसमें 3-4 है। एक तो वो एग्रीकल्चर के ऊपर की एग्रीमेंट होगी, कुछ कुछ पावर इलेक्ट्रिकल के ऊपर एग्रीमेंट होगी, कुछ और चीजें जो होती हैं मतलब नॉर्मली मतलब एक कंट्री के अगेंस्ट में दूसरी कंट्री में। फिर उनके इकोनॉमिक सिचुएशन पे होगी, क्योंकि अभी उन्हें आईएमएफ ने भी जो है वो बेल आउट पैकेज दे दिया है 2.8 बिलियन का। इंडिया ने बहुत बड़ा लंबा लोन दिया है जो कि उनके इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काम है। एक जो खास खबर है जो हमारे मतलब नोटिस में आई कि जो वहां पे ये हमारे जो तमिलनाडु में और श्रीलंका में जो मछुआरों का किस्सा होता रहता है और वो पकड़े जाते हैं। अभी कल ही परसों फिर 15 तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं वो श्रीलंका में वहां पर पकड़े गए हैं। तो उसके लिए उन्होंने कोई संधिबंदी करना चाहते हैं। उसमें जो एक खास बात है जो निकल के आई है, वो चाह रहे हैं कि श्रीलंका के मछुआरे को जो है वो इंडियन वाटर में एक पैसेज मिल जाए, ताकि वो मतलब ये है कि अरेबियन सी में जा सके। क्योंकि श्रीलंका जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मुकाम पे है, जो आइलैंड है। तो वहां से लोग जो है वो हमारे बे ऑफ बंगाल में भी आ सकते हैं और मतलब उधर भी जा सकते हैं, अरेबियन सी में भी जा सकते हैं। लेकिन बे ऑफ बंगाल में तो वो बिल्कुल बहुत नजदीक है, वो तो आ ही सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अरेबियन सी में जाने के लिए वो इंडियन वाटर को क्रॉस करना चाहते हैं। तो वो भी एक संधि है, ताकि मतलब उनके जो मछुआरे हैं उनको रिलीफ मिल सके, उन्हें वो अपना मछली वछली मार सके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब वो होगा। लेकिन ज्यादातर जो फोकस होगा वो ये चाहते हैं कि इंडिया उनको और कितना इकोनॉमिक मदद दे सके, कितना और एड दे सके। और जो श्रीलंका में ये है कि वहाँ जो टूरिज्म का जो सेगमेंट है या सेक्टर है, वो मेन उनका इकोनॉमिक रीजनरेशन है। और वहाँ जो मेजोरिटी ऑफ द टूरिस्ट आते हैं, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट है वो हिंदुस्तानी जाता है वहाँ।
उसमें भी कुछ मतलब हो सकता है कि कुछ संधि हो। ये तो जब ये मतलब ट्रिप हो जाएगा, फिर ज्वाइंट स्टेटमेंट जब निकल के आएगा तभी समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें हुई। तो ये है मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी पिछले दिनों नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भारत के दौरे पर आए थे, पुष्प कुमार दहल प्रचंड। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहां भारत के लोग बगैर वीजा लिए, या दोनों मुल्कों के लोग बगैर वीजा के एक दूसरे मुल्कों में आ सकते हैं, जा सकते हैं, नजदीकी ताल्लुकात रहे हैं। आरएसएस वाले तो वहां के हिंदू राष्ट्र को बिल्कुल आइडियल समझते रहे, हालांकि वहां हिंदू राष्ट्र नहीं रहा है। अब प्रचंडा से क्या बात ऐसी हो गई नेपाल में कि पिछले दिनों बड़ा एक हंगामा, अपोजिशन ने उन्हें घेर लिया? क्या बात कह दी? भारत का कॉन्टेक्स्ट क्या है उसमें? जी, ये बहुत ही मतलब अहम चीज है, जिससे आप बिटवीन द लाइंस जो है बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। और बिटवीन द लाइंस यही है कि भारत का कितना इन्फ्लुएंस है नेपाल के ऊपर, यही बिटवीन द लाइंस है। अब किस्से पर आए या खबर पे आए, वो ये है कि प्रजनन जो है एक प्राइवेट कोई फंक्शन था, वहां पे वो बोल रहे थे, और वो फंक्शन था सरदार प्रीतम सिंह के। वो अब सरदार प्रीतम सिंह को समझना होगा, वो एक ट्रकर हैं जो ट्रक चलाते हैं यहाँ से, पंजाब से और दिल्ली से, और काठमांडू ले जाते हैं जो इंडिया के का जो सामान जाता है, मतलब नेपाल में, मतलब खाने पीने का और जो सारी चीजें जो यहाँ के बॉर्डर से उसके थ्रू जाते हैं, तो उसमें ज्यादातर ट्रक जो है वो सरदार प्रीतम सिंह की है। तो ये जो फंक्शन था वो उन्हीं के ऊपर था, और प्रचंड जो है उनकी तारीफ कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा मतलब ये नेपाल के डेवलपमेंट में और नेपाल के इसमें ये काम कर रहे हैं, और मेरा मेरा इनसे जो है पर्सनल मतलब वो है, और इन्होंने हमारे लिए काफी मदद किया है। और कहते कहते इन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री जो है इन्होंने ही बनवाया है। वो दिल्ली में जा कर करके वहां के जो दिल्ली दरबार के जो लोग हैं उनसे हमारे लिए लॉबी किया है, उनसे उनसे कहा है कि हमको वो प्रधानमंत्री बना दें, दिल्ली हमको प्रधानमंत्री बना दे। ये बिल्कुल खुले लफ्जों में उन्होंने ये कहा। और उसके बाद जो है मतलब कहने का मकसद कुछ और था उनका, लेकिन वो हालात ऐसे थे और जो भी थे वो उनकी बात करना चाह रहे थे, मतलब सरदार प्रीतम सिंह की। तो बोलते बोलते वो बोल गए, जो कि मतलब उनको एक प्रधानमंत्री के लेवल पे वो नहीं कहना चाहिए था उन्हें, या नहीं बोलना चाहिए था, उनके पर्सनल इक्वेशन है। उसमें उन्होंने भी ये भी कहा कि हमारी बेटी जो है जिसका नाम ज्ञानू है, उसको कैंसर हो गया था, और वो मतलब दिल्ली में इलाज में थी, तो इनके घर में थी, और उन्होंने बहुत मदद किया। उसका उसका इंतकाल भी हो गया 2014 में। तो वो अपने मतलब उनको सरदार प्रीतम सिंह को वो अपनी खराज अकीदत पेश कर रहे थे। यही कॉन्टेक्स्ट था जिसमें वो ये बोल गए कि सरदार साहब ने जो है वो हमारे लिए यहाँ नेपाल में भी बहुत लॉबी किया है, और वहां दिल्ली में भी बहुत लॉबी किया है। ये बोल के वो निकल लिए वहां से। अब इनका बोलना था कि अपोजिशन जो केपी शर्मा ओली है, मतलब प्रो चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री है नहीं, ये तो इंडियन एजेंट है, ये तो इंडियन एजेंट है, ये प्रधानमंत्री है नहीं, तुरंत इस्तीफा दीजिए आप इसको। और उसके साथ जो है प्रजातंत्र पार्टी और कई पार्टियां जो है उन्होंने भी जो है अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया और पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, और पार्लियामेंट जो है कई दिनों तक बंद रहा। तब जाकर के फिर प्रचंड आए और उन्होंने अपना सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बना हूँ वो पार्लियामेंट की मेजोरिटी में साबित करने के लिए बना हूँ, ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे बनाया है। ये तो बात आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने मैं प्रधानमंत्री बनाया है। और वो जो बात मैंने कही है वो मैंने एक पर्सनल कैपेसिटी में कही थी, और मुझे अब एहसास होता है कि एज अ प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। और वो मैंने जो पर्सनल बातें की हैं वो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और मेरा कोई ये मंशा नहीं था कहने का कि इंडिया ने हमको प्रधानमंत्री बनाया है। और फिर उसके बाद उन्होंने पर्सनल मीटिंग की ओली साहब से भी और शेर बहादुर से भी, और दोनों से पर्सनली माफी मांगा उन्होंने। और मांगने के बाद जो है वो मैटर खत्म हो गया, फिर से जो है स्मूथली जैसे गवर्नमेंट चल रही है वो चल रही है। अब बिटवीन द लाइंस जो है। अच्छा, इस सारी बात से एक बात तो खुल करके सामने आती है कि देखिए, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ओहदे पर पहुंचते हैं, उनको आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल टाइट लेकर के चलते हैं, जैसे किसी एक पाइपलाइन से गुजार रहे हो, और उनको क्या बोलना क्या नहीं बोलना मिनट मिनट पर मशवरा देते रहते हैं। लेकिन देखिए, हर आदमी की पर्सनल जिंदगी भी होती है।
तो प्रचंड साहब जो है वो बेचारे एक पर्सनल किस्म के प्रोग्राम में वो ये सब बोल गए जो आमतौर पर नहीं बोलना चाहिए था। तो एक पत्रकार के तौर पर बहुत से लीडर्स की इस किस्म की बातें पर्सनल मुलाकातों में आ जाती हैं। एक कंक्लूजन के तौर पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ और कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बिटवीन द लाइंस में यही कहना चाह रहा था कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि भारत जो है वो साउथ एशिया पे 70% जो भूमि स्थल है वो साउथ एशिया की वो भारत है, और जो बाकी जो कंट्री है वो इंडिया के एक स्टेट और उससे भी छोटी छोटी मतलब उनका लेवल है। हाँ। अब ये सब चीजें जो है ये पहले भारत ही हुआ करते थे, अब ये नेपाल हो गए, पाकिस्तान हो गए, बांग्लादेश हो गए और श्रीलंका हो गए। पहले तो ब्रिटिश हुकूमत में तो ये सब एक ही थे। अब इनका जो कद है वो इतना बड़ा नहीं है कि वो भारत के बराबर हो, और भारत की जो छवि है इन सब के ऊपर है। तो भारत जो है वो उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल हावी है, और हर वक्त जो है वो भारत पॉजिटिवली भी हावी है, नेगेटिवली भी हावी है। तो उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बिना भारत के चल ही नहीं सकती है। तो यही इससे निष्कर्ष निकाला जाता है, और मैं एज ए जर्नलिस्ट हो सकता है कि कुछ ज्यादा ही जानता बोल रहा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पर्शियन एंड है, भले ही लाख वो प्रो चाइना हो और कम्युनिस्ट पार्टी के मॉइस्ट लीडर हों और आतंकवाद हो और वो मतलब प्रो मतलब उसमें हो, एंटी हो, लेकिन मुझे यही समझ में आ रहा है कि आदमी जब क्वाइटर मोमेंट पे होता है, कोई अपने इसमें बात करता है, तो कुछ ना कुछ बात मुंह से निकल जाती है, और इस निकलने का यही है कि भारत का कितना इन्फ्लुएंस है नेपाल पे। ये समझ में आता है कि उनका प्रधानमंत्री जो है वो भारत को के ऊपर और उसके ऊपर जो है वो बात कर रहा है। तो ये तो बात मतलब ये है कि जो भी एनालिस्ट हैं, जो भी जानकार हैं, जो भी इनको वॉच करते हैं, क्योंकि इन सारी जो गवर्नमेंट्स हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान जो है, मतलब वहां भी कुछ ना कुछ है। मतलब अब मुझसे मुंह मत खुलवाइएगा कि नहीं किन्हीं का नाम ले लूं मैं तो वहां भी जो है वो कुछ ना कुछ है एलिमेंट जो मतलब प्रो भारत है। तो अब इमरान खान ही कई मुझे याद है कि एक जमाने में नवाज शरीफ को भारत का एजेंट कह दिया जाता था। मोदी जी वहां उनके पर्सनल मुलाकात भी की थी उन्होंने काबुल से वापसी में। बहरहाल वो इशू नहीं आज की हमारी बात का, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मैं अपने जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सी वो चीजें जो आपको अब तक कहीं मीडिया में नहीं मिलती वो भी आप तक पहुंच रही हैं, और ये इस किस्म की जाती कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन जो पत्रकार के पास होती हैं वो बहुत कम बाहर आ पाती हैं। लेकिन हम बहरहाल कोशिश करते हैं कि आपको वो इंसाइट भी मालूम हो जो कुछ पत्रकार अंदर से देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, क्या आप कुछ और इसमें अपने कमेंट्स में कुछ अपना मशवरा देना चाहें, कोई बात कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।